यकीन मानिए तेल अवीव का हाल बहुत खराब है और उतना ही हाल खराब है ईरान का। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि इस खबर के एंड में एक वार्निंग है। ईरान के न्यूज चैनल पर इजराइल का हमला शुरू हो गया। ब्रेकिंग विजुअल्स देखिएगा। तेहरान में IRIB की बिल्डिंग पर अटैक किया है। ये देखिए, आयमन साहब खड़े रहो। ये देखिए आयमन साहब, लाइव बुलेटिन के दौरान धमाके। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और आज रात सारे न्यूज स्टेशंस और सारी रेडियो स्टेशंस उड़ाने की धमकी है। इस धमाके से आप पश्चिमी एशिया का खतरनाक माहौल समझ सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध ने कैसे ग्लोबल फिक्र बढ़ा दी है। ये वॉर नहीं थमी तो इसकी आग पूरे विश्व को अपने आगोश में ले सकती है, क्योंकि इसके बाद खतरा सिर्फ महायुद्ध का नहीं होगा, बल्कि महंगाई भी सातवें आसमान पर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लड़ाई अगर नहीं थमी तो एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। हमारे और आपके घर के किचन का बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है। हमसे आपसे सीधे तौर पर जुड़ी एक खबर आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी जंग की कुछ और भयानक तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि 4 दिन से ना तो इजराइल रुक रहा है और ना ही ईरान थम रहा है। दोनों की जानी दुश्मनी में तेल अवीव भी जल रहा है और तेहरान भी। इजराइल ने जंग के शुरू होने के चौथे दिन करीब 2,2500 किलोमीटर दूर से ईरान पर मिसाइल प्रहार किया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने 100 मिसाइलों के साथ इजराइल पर अटैक किया। ईरान के हमले में इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया जा रहा है। वहीं दोनों ओर से एक दावा और भी किया जा रहा है कि इजराइल कह रहा है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहा है, आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके उलट कार्रवाई कर रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि ईरान में 200 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं और इजराइल में 80 से ज्यादा। तेल अवीव में आम लोगों को वो मार रहा है, ये दावा इजराइल का, जबकि ईरान का भी बिल्कुल यही आरोप है इजराइल के ऊपर। ईरान का दावा है कि इजरायली हमले में आम नागरिक जान गंवा रहे हैं। अब हमले की 9 बड़ी तस्वीरों को देखकर दोनों के दावों का अंदाजा आप लगाइए कि आखिर हो क्या रहा है। पहली तस्वीर तेहरान में तबाही की आई है। युद्ध के चौथे दिन भी ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल का प्राइम टारगेट रही है। IDF ने यहां महत्वपूर्ण ठिकानों पर बम बरसाए हैं। सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाके भी इजराइल के प्रकोप से नहीं बच पाए। ईरान इजराइल के इन हमलों का जवाब भी भीषण तरीके से दे रहा है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से वीजमैन इंस्टीट्यूट को टारगेट किया है। वीजमैन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक केंद्रों में से एक है। इस इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जैमिंग जैसे सैन्य उपकरण भी पर जरूरी रिसर्च की जाती है। तस्वीरें देखिए, बाद की डिस्ट्रक्शन के बाद की तस्वीरें। जबकि इजराइल के हमले से ईरान की खुफिया विभाग की इमारत जो है वो जल उठी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में ये बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। नुकसान कितना हुआ सामने आना बाकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बिल्डिंग के अंदर ईरान के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे जो कि मारे गए। ईरान ने 24 घंटे में तेल अवीव पर सबसे बड़ा हमला किया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर कई इजरायली सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। और ईरान का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया। ईरान इजराइल के सैन्य ठिकाने टारगेट कर रहा है तो इजराइल भी ईरान के सैन्य बेस को निशाना बना रहा है। ऐसे ही एक इजरायली हमले में ईरान के एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। बोइंग KC-707 को इजराइल ने अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास मार गिराने का दावा किया है, जबकि ईरान बीते 48 घंटों से इजराइल के महत्वपूर्ण शहर हाइफा पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। ईरान की सेना ने हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया है। हाइफा में इजराइल के कई स्ट्रैटेजिक ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। वहीं इजराइल ने तेहरान में रॉकेट लॉन्चर पर पिन पॉइंटेड अटैक किया है। ईरान का सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया है। यह दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स लगभग 1/3 इजराइल ने खत्म कर दिए। इजरायली सेना ने यह वीडियो खुद जारी किया है और बताया है कि हमला इंटेलिजेंस से मिली सटीक जानकारी के आधार पर किया गया। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान इजराइल के एक जासूस को तेहरान में फांसी दे चुका है। उसका नाम इस्माइल फेकरी बताया जा रहा था। फेकरी को पिछले वर्ष दिसंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था। इस हफ्ते ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इजराइल के आक्रामक हमलों से तेहरान में भारी दहशत है। इजरायली हमलों के बीच लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। ये ट्रैफिक की लाइन देखिए, तेहरान की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
अब आपको ईरान और इजराइल युद्ध की सबसे विध्वंसक तस्वीर दिखाते हैं। ईरान की ताकत उसकी हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और ईरान अपनी इस ताकत की नुमाइश पिछले 4 दिनों से इजराइल के विरुद्ध लगातार कर रहा है और कल रात ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल से इजराइल को दहला दिया। ये तस्वीरें देखिए अब आप, और इसके 3 वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला वीडियो है जिसमें आपको इजराइल की जमीन पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान से गिरती हुई साफ नजर आएंगी, लेकिन 7 सेकंड के इस वीडियो में ये एक मिसाइल की स्पीड देखिए आप, ध्यान से देखिएगा। यहां पर वो इतनी ज्यादा है, इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई टूटता तारा आ रहा है, मीटियोराइट शावर हो रहा है। और इजराइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको भनक तक नहीं लग पाई। सब कुछ उनके सामने होता है, कोई रिएक्ट नहीं कर पाया। ये देखिए जरा स्पीड देखिए, वो कहते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट, ये देखिए आप। अब 6 सेकंड का एक और वीडियो देखिए, यहां भी एक विशेष प्रकार की मिसाइल की स्पीड चौंकाने वाली है। आसमान से जब ईरान की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलें बड़े आराम से इजराइल पर बरस रही थी, तभी इन मिसाइलों के बीच एक भयानक रफ्तार वाली मिसाइल भी नजर आई, जिसे पलक झपकते ही इजराइल की बर्बादी लिख दी। अब इजराइल के हाइफा पर इसी तरह एक और अटैक का वीडियो देखिए जरा। तीसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां भी मिसाइल की स्पीड हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है ये है उनका फ्यूल स्टेशन, ऑयल हब, जिसको बर्बाद कर दिया गया। नेतन्याहू को यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें दिख रही होंगी। हालांकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि सिर्फ 10 से 12 मिसाइलें पेनिट्रेट कर पाई, लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन लीथल है। असल में ये तीनों ईरान की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं, जिन्होंने इजराइल के ताकतवर आयरन डोम और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? ये वो मिसाइलें होती हैं जो आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को विशेष दर्जा सिर्फ स्पीड के कारण नहीं मिलता, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अपना आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती हैं, जिसकी वजह से उनके टारगेट का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल आसमान में जाके जब नीचे डिसेंड करती हैं तो स्पीड अनबिलीवेबल होती है, जो कि हमने आपको बताया। बात जहां तक ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों की है, तो ईरान के पास फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 15,000 से लेकर 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी मैक 15, और रेंज 1400 किलोमीटर। 350 से 400 किलो का पेलोड ले जा सकती है। और हाइपरसोनिक खूबी के कारण ही एंटी मिसाइल सिस्टम इन्हें ट्रेस, ट्रैक और टारगेट नहीं कर पाते। इसी तरह से फतेह 2 मिसाइल भी हाइपरसोनिक है, जो कि फतेह 1 का उन्नत संस्करण है। रेंज 1500 किलोमीटर है और ये बहुत घातक बताई जाती है। ईरान ने जून 2023 में ऐलान किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं। अब इनका इस्तेमाल इजराइल के विरुद्ध हो रहा है। ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में इनका उपयोग इजराइल को बैकफुट पर लाने के लिए कर रहा है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के आसमान पर कंट्रोल कर लिया है और अब उसके फाइटर प्लेन्स ईरान के आसमान में आसानी से हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल ने इस युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ईरान पर 2250 किलोमीटर दूर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान पर यह एयर स्ट्राइक इजरायली एयरफोर्स ने अपनी ही सीमा में रहकर की। अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास एयर स्ट्राइक की गई है। ईरान के मशहद बेस को इजराइल की सेना ने टारगेट किया है। फाइटर जेट से ईरान के बोइंग पर अटैक किया गया है। हवाई ईंधन भरने के लिए बोइंग में फ्लाइंग बूम लगा था। इस हमले में क्या नुकसान हुआ ये भी जान लीजिए। बोइंग KC-707, बोइंग 747-131F, बोइंग 747-270C तबाह हो गए। इन हमलों से इजराइल ने अपनी ताकत फिर से साबित कर दी और इजराइल की ऐसी पावर को देखकर ईरान हैरान है और परेशान। इजराइल का अंतिम उद्देश्य है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोके और शायद खमेनेई को सत्ता से हटा भी दे। ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से ईरान के आम लोग डरे सहमे हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप भी घबराई हुई है। खमेनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की ईरान से भागने की कोशिश है। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं। रूस में शरण पाने के लिए क्रेमलिन के अफसरों से बात भी की है। सूत्रों के अनुसार रूस ने युद्ध बढ़ने पर उन्हें सेफ पैसेज देने का वादा किया। अली असगर हिजाजी
ईरान के प्रभावशाली नेताओं में से एक है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ईरान सरकार के रवैये से नाराज हैं, जबकि खमेनी के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो इजरायली हमले से बचने के लिए एक सुरक्षित बंकर में छिप गए। कल तो खबरें ये भी थी कि खमेनी का जो परिवार है वो ऑलरेडी ईरान छोड़ चुका है। खैर, उन्हें पूरे परिवार के साथ लावीजान के सुरक्षित बंकर में भेज दिया गया है, ये भी रिपोर्ट्स हैं। खमेनी वहीं से पूरा नेतृत्व संचालन करेंगे। लावीजान का ये बंकर सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खमेनी पहले भी इस बंकर में छिपते रहे। इसे तेहरान का सबसे सुरक्षित बंकर माना जाता है, क्योंकि इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है और यहां पर मिसाइल गिराना आसान नहीं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि खमेनी नेतन्याहू का प्राइम टारगेट है, लेकिन नेतन्याहू की इस खतरनाक मंशा पर अब ट्रंप ने ही वीटो लगा दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अंतिम वक्त में खमेनी की हत्या के इजरायली प्लान को रोक दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ है। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के राजनीतिक नेताओं की हत्या की चर्चा हो, जबकि अमेरिका से ऐसी खबर आने के बाद नेतन्याहू ट्रंप प्रशासन से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है और उन्हें भी मारना चाहिए। ऐसे में इजराइल अमेरिका को मिलकर ईरान को सबक सिखाना होगा। खमेनी के बंकर में छिपने की खबर है, लेकिन कल तक ईरान को खतरनाक हथियारों का डर दिखा रहे डोनाल्ड ट्रंप अचानक नरम दिख रहे हैं। He's gone soft. Strange. ट्रंप की जुबान से अब बम या गोला नहीं बल्कि सीजफायर शब्द सुनाई दे रहा है। वो जंग रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो झुकेगा नहीं। इजराइल की तरफ से परमाणु ठिकानों पर हुए भीषण हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसे देखकर शायद रणनीति भी अलग दिख रही है। 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन विध्वंस रुकने के संकेत नहीं। दोनों तरफ से जारी हमलों के बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ईरान और इजराइल से डील करने की बात कही, जिसमें भारत पाकिस्तान का संदर्भ भी आया। उन्होंने लिखा है कि ईरान और इजराइल को एक समझौता करना चाहिए और वो समझौता करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को एक समझौता करने के लिए कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर प्रेस में बयान भी दिया है और कहा है कि उन्हें युद्ध रुकवाने की संभावना दिख रही है। ट्रंप शनिवार से चाह रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। पुतिन से भी बातचीत में भी ट्रंप ने इस मुद्दे पर चर्चा की। पुतिन की ईरान और इजराइल के नेताओं से भी बातचीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान क्या चाहता है। क्या वो सीजफायर के लिए तैयार है? ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो सरेंडर के मूड में नहीं है। ये संदेश पश्चिमी देशों तक पहुंचा भी दिया गया। ईरान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देश कतर और ओमान से कहा है कि वो इजराइल के हमलों के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत नहीं करेगा। इजराइल ने न केवल ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसके कई टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला है। इससे तेहरान तिलमिलाया हुआ है, वो बदले के लिए बेचैन है। ईरान के नो टू सीजफायर रुख से स्पष्ट है कि अब ये लड़ाई लंबी चल सकती है, जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका को भी नहीं रही होगी। इजराइल शायद ये सोच रहा होगा कि इतनी बड़ी तबाही को ईरान झेल नहीं पाएगा और सरेंडर कर देगा, लेकिन आत्मसमर्पण के बजाय तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार बढ़ती जा रही है। फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान की राजधानी तेहरान की, जहां इस वक्त एक शब्द की चर्चा सबसे ज्यादा है और वो है पलायन। तस्वीरें देखें आप। तेहरान में इजरायली मिसाइलों के हमले का खौफ इतना ज्यादा है, हजारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए फैसला कर चुके हैं। तेहरान से निकलने वाली सड़कें हजारों गाड़ियों से पटी पड़ी हैं। जिन लोगों ने वर्षों तक अपना घर कारोबार खड़ा किया था, उन्हें मौत के डर से सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। उनकी आंखों में आंसू हैं और अपने परिवार की चिंता। वो घर कारोबार तो शायद फिर खड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर इजरायली मिसाइल से उनके परिवार के किसी भी सदस्य की जान चली गई तो वो फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। आज हम तेहरान से पलायन पर फिक्र की वीडियो फाइल्स खोलेंगे। ये तेहरान से निकलने वाला सबसे बड़ा हाईवे है। यहाँ हजारों की संख्या में गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इजरायली हमले का डर इतना ज़्यादा है कि ये जल्द से जल्द तेहरान से निकलना चाहते हैं। कई जगह तो ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर भारी भीड़ लगी है। ईंधन की कमी के चलते एक व्यक्ति को 25 लीटर से ज़्यादा ईंधन नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये देखिए दूसरा वीडियो। ये दिन की तस्वीर है। दिन के वक्त भी इस हाईवे पर जाम लगा हुआ है। हजारों गाड़ियों में लोग सवार होकर तेहरान छोड़कर जा रहे हैं। ये वीडियो हाईवे के किनारे एक बिल्डिंग से बनाया गया है। तीसरी तस्वीर भी ईरान से निकलने वाले हाईवे की है। हाईवे के दूसरी तरफ की सड़क से एक व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है। इसमें भी गाड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही है। फिक्र की चौथी वीडियो फाइल ईरान तुर्की के बीच बाजारगंज बॉर्डर क्रॉसिंग से आई है। इस बॉर्डर क्रॉसिंग पर देखिए भीड़ बता रही है कि खमेनी भले ही इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हो, लेकिन वहां की आवाम को अपने सुप्रीम लीडर की बात पर भरोसा नहीं। वो जल्द से जल्द ईरान को छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ईरान से तुर्की बॉर्डर की ओर जा रहे हैं।
कुछ लोग ईरान के दक्षिण में कैस्पियन सागर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग ईरान के उत्तर में देहाती इलाकों की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग अजरबैजान से लगने वाले बॉर्डर की ओर जाते हुए भी दिखे। ईरान से भागने वाले लोग पड़ोस के देशों में शरण लेना चाहते हैं। आपको ये बताना जरूरी है कि तेहरान की आबादी करीब 1.5 करोड़ है और पलायन की सबसे बड़ी वजह यह है कि तेहरान में आबादी की तुलना में बंकरों की संख्या बेहद कम है। तेहरान में कई पुराने सैन्य बंकर हैं जो वर्ष 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के समय बनाए गए थे, लेकिन ये बंकर भी सरकारी अधिकारियों, सैन्य बलों और आपातकालीन सेवाओं के उपयोग के लिए बने थे। अब तेहरान के लोगों पर एक नई मुसीबत आने वाली है। उसकी वजह यह है कि लोग बड़ी संख्या में अपनी दुकानें भी बंद करके जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तेहरान के ग्रैंड बाजार से आई हैं। यहाँ दुकानों से सामान निकाला जा रहा है और अलग से स्टॉक किया जा रहा है। इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तेहरान में खाने का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ईरान सरकार की तरफ से जारी बयान में तेहरान में 24 घंटे मेट्रो खोलने का आदेश दिया गया है ताकि हमले के वक्त लोग मेट्रो का बम शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही स्कूल और मस्जिदों को भी खुला रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इजराइल ने तेहरान के आवासीय इलाकों पर हमला करके रूबिकॉन को पार कर लिया, यानी इजराइल हमले के उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है, यानी यह जंग आर पार की हो गई है। इसीलिए लोग तेहरान छोड़ रहे हैं ताकि वो अपने और अपने परिवार की जिंदगी बचा सके। इस युद्ध में इजराइल का टॉप टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। पहले ही दिन उसने 4 ऐसे ठिकानों पर अटैक भी किए। नतान्ज न्यूक्लियर प्लांट को हुए नुकसान से वहां अंदर ही अंदर रेडिएशन की खबर है, लेकिन फोर्दो परमाणु प्लांट इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है। वो चाहकर भी यहां कुछ नहीं कर पा रहा है। इजराइल ने वहां भी अटैक किया। परमाणु ठिकाने के पास तेज रोशनी के साथ जबरदस्त धमाके की आवाज आई। इजराइल का यह हमला इतना पावरफुल था कि आसपास के इलाकों में 2.5 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लेकिन कहते हैं कि फोर्दो प्लांट को कुछ नुकसान नहीं पहुंच पाया है, यानी भूकंप लाकर भी ईरान के इस परमाणु किले को भेजने में नेतन्याहू नाकाम रहा। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस ठिकाने का तोड़ अमेरिका के पास है। उसके पास GBU-57 बम है जो ईरान के इस किले को तोड़ने की ताकत रखता है। अब अमेरिका अपने दोस्त की मदद करता है या नहीं, इसका जवाब आगे। पहले ये समझ लेते हैं कि फोर्दो को भेजना इतना मुश्किल क्यों है। ईरान जानता है कि इजराइल फोर्दो को तबाह करने के लिए हर हद को पार कर सकता है, इसीलिए उसने इसका निर्माण चतुराई के साथ किया। फोर्दो परमाणु प्लांट तेहरान से 160 किलोमीटर दूर कोम शहर के पास एक पहाड़ी के अंदर बनाया गया है। पहाड़ी के अंदर, पहाड़ी में काफी अंदर होने के चलते इसे ध्वस्त करना आसान नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा धरती की सतह से 300 फीट नीचे है। यही नहीं, IRGC के बेस में स्थित फोर्दो प्लांट S-300 एयर डिफेंस के घेरे में। यहां इलेक्ट्रॉनिक जामर लगे हैं। इसकी बनावट ने इसे एक न्यूक्लियर किला बना दिया है। लेकिन अमेरिका ने तोरा बोरा की पहाड़ियों में बम गिराए थे, अगर आपको याद हो अफगानिस्तान पर जब अटैक किया था, तो अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स हैं। ईरान के इस प्लांट में 60% तक शुद्ध यूरेनियम तैयार हो चुका है। सवाल खड़ा यह है कि क्या यही वो जगह है जहां पर उसके पास जो 400 किलो का यूरेनियम स्टॉक है वो यही है क्या? परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए, यानी ईरान बस कुछ कदम दूर है। ऐसे में अगर इजराइल फोर्दो को ध्वस्त करने में नाकाम रहता है तो समझे कि इतना कुछ करने के बाद भी वो शायद कुछ हासिल ना कर पाए। अगर नेतन्याहू को वास्तव में ईरान की परमाणु क्षमताओं को खत्म करना है तो उसे फोर्दो को नष्ट करना ही होगा। अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर फोर्दो का न्यूक्लियर किला भेजने के लिए इजराइल को अमेरिका की मदद क्यों चाहिए? इजराइल के पास बंकर बस्टर बम तो है, लेकिन फोर्दो के लिए जितना ताकतवर बम चाहिए वो अमेरिका के पास है। इजराइल के पास GBU-28 और GBU-31 जैसे बंकर बस्टर है जो लगभग 20 से 32 फीट की गहराई तक ही कंक्रीट को भेज सकते हैं। फोर्दो को तबाह करने के लिए कम से कम 200 फीट या उससे ज़्यादा गहराई में घुसने वाला बम चाहिए, जिसे सिर्फ अमेरिका का GBU-57 मॉप यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही अंजाम दे सकता है। इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। अमेरिका का GBU-57 6 मीटर से ज़्यादा लंबा है और 14,000 किलो वजन का बम है। इसमें 2400 किलो का वॉरहेड और GPS नेविगेशन सिस्टम है। ये बम 200 फीट अंदर तक कंक्रीट की भारी भरकम दीवार या छत को तोड़ सकता है। GBU-57 को सिर्फ और सिर्फ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। B-2 एक बार में ऐसे 2 बमों को लेकर उड़ान भर सकता है। कहा जाता है कि फोर्दो प्लांट इतना मजबूत है कि उस पर सिर्फ एक हमला कारगर नहीं होगा। इसे नष्ट करने के लिए कई स्तरों पर
एक साथ और बार बार हमला करना होगा, तब जाकर वो तबाह होगा। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से मदद मांगी। अब ये ट्रंप को तय करना है कि वो अपने दोस्त की मदद करेंगे या नहीं, लेकिन अगर अमेरिका ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी और इसमें शामिल हुआ तो ईरान इजराइल युद्ध में ये उसकी सीधी एंट्री होगी। इस बीच सीपरी की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चलता है कि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा कितना बढ़ चुका है। कई देश महाविनाशक हथियारों की रेस में जुटे हुए हैं। सीपरी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया और इजराइल अब परमाणु गोदाम को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। इन देशों में एडवांस परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की शुरुआत तक 9,614 वॉरहेड्स सैन्य उपयोग के लिए स्टॉक में थे, जिनमें करीब 3,912 वॉरहेड्स मिसाइलों या विमानों पर तैनात थे और करीब 2100 ऑपरेशनल हाई अलर्ट पर थे। दुनिया में जितने परमाणु हथियार हैं उनमें 90% अमेरिका और रूस के पास हैं। चीन की संख्या अब 600 के पार पहुंच गई है। चीन अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से परमाणु हथियार बना रहा है। भारत ने भी 2024 में अपने शस्त्रागार को धीरे धीरे तेज रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल, जो अपनी परमाणु नीति पर अब तक चुप रहा, उसने हाल ही में नेगेव रेगिस्तान में प्लूटोनियम प्रोडक्शन फैसिलिटी को अपग्रेड करना शुरू किया। इससे साफ है कि पश्चिम एशिया में टेंशन के साथ परमाणु हथियारों की होड़ भी उसी अनुपात में तेज हो रही है, जो गंभीर खतरे का संकेत है। इजराइल और ईरान में यह युद्ध पिछले 4 दिनों से चल रहा है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर से ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर लीडरशिप को खत्म कर रहा है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन अपने चरम पर है, जिसमें ईरान से भीषण बर्बादी की तस्वीरें आ रही। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जब तक वो इस युद्ध में अपने लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। ईरान ने नेतन्याहू के दो टॉप टारगेट्स हैं। पहला है ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करना और दूसरा है ईरान की मिसाइलों के भंडार को बर्बाद करना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेतन्याहू एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। नेतन्याहू अब लेबनान की तरह ईरान में भी ऑपरेशन दहिया एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑपरेशन दहिया क्या है और कैसे इससे वो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहले ये देखते हैं। ईरान पर लेबनान के दहिया जैसा हमला कर सकता है इजराइल। इसके लिए इजराइल जल्द ही तेहरान में दहिया सिद्धांत लागू कर सकता है। दहिया सिद्धांत को इजराइल की सबसे विनाशकारी सैन्य रणनीति कहा जाता है। दहिया सिद्धांत के तहत इजराइल अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। दहिया सिद्धांत के तहत इजराइल ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा। वर्ष 2006 में इजराइल ने लेबनान के दहिया पर बड़ा हमला किया था, जिसे इजराइल का दहिया सिद्धांत कहा जाता है। मूल रूप से दहिया सिद्धांत के 2 उद्देश्य हैं। पहला, भविष्य के हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर विनाश, और दूसरा, नागरिकों पर अपनी सेना और सरकार के खिलाफ जाने का दबाव डालना। इसके लिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से उनकी सरकार के खिलाफ बगावत करने की अपील भी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अब आपको बता दें कि आखिर पिछले 4 दिनों से इजराइल के हमलों में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। ईरान में 406 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगह आंकड़ा 200 भी के ऊपर भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1481 जख्मी हैं। ईरान के 6 टॉप जनरल मारे गए, जिसमें ईरान का आर्मी चीफ मोहम्मद बगेरी भी शामिल है। इसके अलावा IRGC का चीफ हुसैन सलामी भी मारा गया है। IRGC का इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी भी इजराइल के हमलों का शिकार हुआ। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ जो है अली शमखानी भी मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही ईरान के 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल के हमलों में नतांज न्यूक्लियर ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान हुआ है। साथ ही हाइफा पावर प्लांट को भी नुकसान की खबर है। इजराइल के हमलों में ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए, यानी ईरान के 1/3 लॉन्चर तबाह हो गए। इसके साथ ही इजराइल ने हमला कर ईरान के 50 फाइटर जेट नष्ट कर दिए। इजराइल के हमलों पर ईरान ने क्या दावा किया है, फिक्र की इस न्यूज रील में देखिए। आपको एक बड़ी खबर बता दें, और खबर यह है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोक दिया, जहां से दुनिया का 1/3 ऑयल जाता है, तो तबाही तय है, क्योंकि ईरान के कमांडर्स कह रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल और ईरान युद्ध का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह है कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $75 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। और अब JP मॉर्गन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर यह युद्ध शांत नहीं हुआ तो कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। और यह भारत के नजरिए से चिंताजनक है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में $1 प्रति बैरल का इजाफा होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में 50 से 60 पैसे की बढ़ोतरी की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि भारत में रोजाना 37 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है।
और इसका 80% हिस्सा आयात किया जाता है। यानी जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ने की आशंका लगातार बनी रहेगी। इजराइल और ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है और इसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इस तेल मार्ग के जरिए दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। भारत भी अपने कच्चे तेल का 2/3 से ज्यादा इंपोर्ट इसी समुद्री रास्ते से करता है। ऐसे में अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद करने की अटकलें सही साबित होती हैं तो क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित हो सकती है और ये भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। FATF ने कहा है कि वो जल्द टेरर फाइनेंसिंग और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर रिपोर्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक FATF आतंकी हमलों की निंदा कम ही करती है। पिछले 10 साल में ये तीसरी बार है जब इस संस्था ने किसी टेरर अटैक की निंदा करते हुए बयान जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने लंबी दूरी की मिसाइलों, कामिकाजी ड्रोन और अत्याधुनिक तोप के गोलों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें लंबी दूरी का एम्यूनेशन, तोप के गोले और BVR मिसाइलें शामिल हैं। ये फैसला हाल की सैन्य कार्रवाई और उसके नुकसान के आकलन के बाद लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि उसकी रजिस्ट्री और दफ्तर अब 14 जुलाई से हर शनिवार को खुले रहेंगे। अब तक की परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पीठें शनिवार को सुनवाई नहीं करती थीं। 16 जून को जारी एक नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री और दफ्तर 14 जुलाई से हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए फिर समन भेजा है। उन्हें कल पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले मंगलवार भी एजेंसी ने वाड्रा को समन भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की तस्वीर सामने आई। इसमें दिख रहा है कि 12 जून को हुए विमान हादसे के बाद लगी आग से CVR बुरी तरह झुलस गया है। CVR कॉकपिट में होने वाली रेडियो ट्रांसमिशन का और दूसरी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलटों की बातचीत और इंजन की आवाज़ें शामिल होती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नया फास्ट पेट्रोल जहाज अचल लॉन्च कर दिया गया है। आज पारंपरिक वैदिक मंत्रों के बीच इसे समंदर में उतारा गया। यह जहाज भारत में ही डिज़ाइन और तैयार किया गया है। इसमें 60% से ज़्यादा हिस्से देश में बने हैं, जिससे इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुंबई में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। पवई, अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर और मलाड जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां भारी बारिश की संभावना है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो कत्ल से महज कुछ घंटे पहले का बताया गया है, जिसमें राजा और उसकी पत्नी सोनम मेघालय के घने जंगलों में ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सोनम हाथ में लाठी लिए आगे चल रही है और राजा उसके पीछे चल रहा है। इस बीच राजा के भाई ने सोनम के परिवार के नार्को टेस्ट की मांग की है। हरियाणा के सोनीपत में शूटिंग के लिए घर से निकली एक मॉडल नहर में उसकी लाश मिलती है। पानीपत निवासी शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कॉल के जरिए आखिरी बार उसने बहन को अपने साथ हो रही जबरदस्ती की जानकारी दी थी। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। इस मामले में मॉडल के बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगे हैं और पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का साइप्रस दौरा आज खत्म हो गया। उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोज से सम्मानित किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और विचारधारा का सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी का प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि साइप्रस लंबे वक्त से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साइप्रस भारत के साथ खड़ा है। भारत और साइप्रस की इस दोस्ती पर यह वीडियो रील देखी। मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने
चिंता व्यक्त की है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा कूटनीतिक तौर पर काफी अहम है। इस दौरे को पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है। तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर इसे नॉर्थ साइप्रस नाम दिया था। तुर्की नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया था, जिससे साइप्रस सरकार नाराज है। वहीं साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया है। साइप्रस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता रहा। साइप्रस के इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। इस समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ पीएम मोदी की पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। फिक्र में अब उस ड्रीमलाइनर विमान की बात, जिसने 12 जून को कई परिवारों के ड्रीम्स जलाकर खाक कर दिए। लेकिन अब बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन्स को लेकर अलग अलग देशों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। बोइंग पहले भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश क्यों हुआ, इसका आधिकारिक जवाब अब तक नहीं मिला है, टाइम लगेगा। लेकिन अब बोइंग के इन विमानों को लेकर जो सीरियस एपिसोड रिलीज हो रहे हैं उनमें तकनीकी खराबी वाला एंगल बताया जा रहा है। पहली खबर लंदन से, जहां ड्रीमलाइनर 787-8 से संचालित ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन खबर है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट वापस लौट आई। लेकिन वापस आने से पहले विमान के पायलट करीब 1 घंटे 45 मिनट तक उसे हवा में घुमाते रहे। और आज ऐसी ही एक खबर हांगकांग से भी आई है, जहां दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी की बात सामने आई है और ये उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की थी। इन सब के अलावा आज लुफ्थांसा एयरलाइन के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये प्लेन फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन इसे हैदराबाद में लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों पर अचानक से भारी संकट कैसे? सोचिए। ऐसे ही विमान की एक डराने वाली तस्वीर लखनऊ के एयरपोर्ट से भी आई, जहां लैंडिंग के बाद प्लेन के पहियों से निकलती चिंगारी और धुएं को लेकर लोगों की सांसें अटक गईं। ये देखिए जरा, ये सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो जिद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची थी। इसमें क्रू मेंबर समेत 250 लोग सवार थे, लेकिन रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान आगे आ रहा था तब पहियों से आग की तस्वीरों ने हर किसी को डरा दिया। ये देखिए आप जरा। तुरंत इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई और फिर पायलट ने खतरे को देखते हुए विमान रोक दिया और हादसा टल गया। वैसे ये प्लेन बोइंग का नहीं था, लेकिन लंदन और हांगकांग में बोइंग ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसका डर लोगों में साथ है। हादसे अपनी जगह हैं, लेकिन बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन्स को आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। ड्रीमलाइनर 787 को बनाने वाली कंपनी बोइंग का दावा है कि 14 साल से भी कम समय में ड्रीमलाइनर विमानों की करीब 50 लाख उड़ानों के जरिए अब तक 1 अरब से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं और आज भी दुनिया में करीब 1100 ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं। भारत में करीब 27 है और अब भी कंपनी के पास 889 ड्रीमलाइनर का बैकलॉग है, यानी बोइंग को अभी करीब 900 विमान अलग अलग कंपनियों को डिलीवर करने हैं। अब वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो डिपेंड करता है। खैर, और इसमें एयर इंडिया का नाम भी शामिल है। दुनिया में करीब 76 बड़ी एयरलाइंस इनका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसे लेकर लोगों के मन में एक डर जरूर बैठा है। और उसके बाद 787 ड्रीमलाइनर के साथ तकनीकी खराबी की खबरों ने इस डर को बढ़ाने का काम किया। हालांकि इन सवालों के बीच सच यही है कि बोइंग आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी में से एक है। एरोस्पेस में बोइंग की पकड़ को कितना
मजबूती से देखा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इसके 10,000 कमर्शियल विमान चल रहे हैं। बोइंग की सबसे ज़्यादा 39% कमाई डिफेंस, स्पेस और सुरक्षा क्षेत्र से होती है। वहीं कमर्शियल प्लेन से कंपनी को करीब 32वीं सदी तक कमाई होती है। इसका मुख्यालय शिकागो में है। कंपनी के दुनिया भर में करीब 1,40,000 कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 तक बोइंग का मार्केट कैपिटल लगभग 8,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये कंपनी प्लेन, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचती है। यानी ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो फाइटर जेट से लेकर कमर्शियल प्लेन तक बनाने में माहिर है। लेकिन हाल फिलहाल में बोइंग के नाम के साथ जो कुछ जुड़ा है वो काफी चिंताजनक है। थ्योरी और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन असल में प्लेन के साथ आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ जिसने 241 लोगों की जिंदगी छीन ली, और इन्हीं में से एक थे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जिनका अंतिम संस्कार राजकोट में किया जा रहा है। आज विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया और फिर उसे एक चार्टर्ड प्लेन से अहमदाबाद से राजकोट लाया गया। करीब 1 घंटे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और अब रामनाथ पारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिक्र में अब जातीय जनगणना की बात करते हैं, जिसे लेकर आज गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। अब सब कुछ देश के सामने है। हमने इस पर फिक्र की एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन जनगणना की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? इसका उत्तर यह है कि नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में पहले जनगणना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी और फिर जनगणना का काम शुरू होगा। इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जनगणना होगी। इसके बाद दूसरे चरण में देश के बाकी हिस्सों में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। जानकारी है कि जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 को पूरा होगा। अब प्रश्न ये है कि इस जनगणना में जाति वाला डेटा कैसे जुटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में लोगों से जाति और उपजाति पूछी जाएगी। इसके लिए जाति और उपजाति के कॉलम जोड़े जाएंगे। आज़ादी के बाद ये पहली बार है जब देश में जातीय जनगणना हो रही है। इस बार जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इस फैसले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। नहीं कराएगा, आप तक सेंसस नहीं करा पाई है, इसी के डर से। इन लोगों के मन में थोड़ी था। कई बार पार्लियामेंट में भाजपा के मंत्री ने कहा, बिना प्रधानमंत्री की सहमति के थोड़ी क्या होगा। ये तो विपक्ष के दबाव में, हम लोगों के दबाव में ये हुआ।